खुशी, जिसे खुद को लेकर बहुत बड़ी खुशफहमी है कि इस दुनिया में उससे अच्छा खाना कोई और बना ही नहीं सकता। अरे गली नुक्कड़ के हलवाई तो क्या, रेस्टोरेंट के बड़े से बड़े शेफ को भी वो अपने हाथ के बनाए खाने के आगे कुछ नहीं समझती। अब तक तो उसके मायके वाले चलो उसकी इस आदत को जैसे तैसे बर्दाश्त कर ही रहे थे, लेकिन ससुराल वाले ज्यादा देर तक कहाँ बहू की ऐसी आदतों को सहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ससुराल वाले शादी के बाद खुशी की इस आदत को सुधार पाते हैं या नहीं। बहू, आज तेरी मौसी सास घर पर आने वाली हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर दी आपने। मैं तो हमेशा अच्छा खाना ही बनाती हूँ। मेरे हाथ की हर चीज इतनी टेस्टी बनती है कि घर में मैं जब भी खाना बनाती थी तो पड़ोस के लोग भी मेरे हाथ का खाना खाने आ जाते थे। अच्छा अच्छा, चलो बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करना, खाने में पनीर की सब्जी, रोटी और चावल बना देना, ठीक है? और साथ में ना रायता बना दियो। अपनी मौसी सास के आने की खबर सुनकर खुशी जल्दी से किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है वैसे ही उनके घर में मौसी सास की एंट्री होती है। अरे जीजी, आप आ गई। मुझे तो लग रहा था कि आपको आने में 1 घंटा और लगेगा। चलो अच्छा हुआ ट्रेन टाइम पर आ गई। बहू, तेरी मौसी जी आ गई हैं, जरा उनके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। खुशी उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं। खुशी बहू, ये ले तेरा शगुन। आज मैंने पहली बार तेरे हाथ का खाना खाया है ना, तो ये मेरी तरफ से, इसे संभाल कर रखना। अरे इसकी क्या जरूरत थी मौसी जी। अरे रख लो खुशी, ये तुम्हारी मौसी जी का आशीर्वाद है। लेकिन आज मौसी जी पहली बार खाने पर आई और तुमने उनके लिए मीठा नहीं बनाया। खाने के बाद जब तक कुछ मीठा ना खाओ तो खाना खाने का मजा नहीं आता। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? मैं अपने हाथों से शुद्ध देसी घी के लड्डू बना कर लाई हूँ। सब लोग खाओगे तो मजा आ जाएगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। मौसी जी ड्राइंग रूम में रखे हुए लड्डू लेकर आती हैं। वो सबको लड्डू खाने के लिए देती है। अरे जैसे लड्डू आप बनाती हो ना, वैसे लड्डू तो कोई नहीं बना पाता। अरे मैंने खुद इतनी बार कोशिश की है लेकिन कभी इतने अच्छे लड्डू कभी नहीं बनते। अरे क्या आप भी इनकी तारीफ कर रही हैं माँ जी? माना कि मौसी जी ने लड्डू अच्छे बनाए हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है जितनी आप इनकी तारीफ कर रही हैं। अरे अगर आपको दुनिया का सबसे टेस्टी लड्डू खाना है ना, तो मैं आपको बनाकर खिलाती हूँ। और सॉरी मौसी जी, इस लड्डू में ना बहुत सारी कमियां हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अच्छी तरह लड्डू बनाना सिखाती हूँ। क्या? हाँ हाँ, शर्माइए मत। मैं आपको अच्छे तरीके से लड्डू बनाना सिखाती हूँ। आइए मेरे साथ। बस एक बार अगर आपने मुझसे लड्डू बनाने सीख लिए ना, तो फिर कोई भी आपके लड्डू में कमी नहीं निकाल सकता। चलिए मेरे साथ चलिए। और माँ जी आप भी ये लड्डू मत खाना। जो लड्डू मैं बनाकर लाऊंगी ना, बस वही खाना। वो ज़्यादा टेस्टी होंगे, ये तो बस ठीक ही हैं। खुशी की ये बात सुनकर सब उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। वो अपनी मौसी सास का हाथ पकड़कर उन्हें किचन में ले जाती है। मौसी जी, आपने जो लड्डू बनाए थे ना, वो खाने में ठीक ही थे, लेकिन उनका ना टेस्ट कुछ अजीब सा था। आपने लड्डू में इलायची ना कम डाली थी और मीठा ना बहुत ज्यादा था। अब देखो मैं आपको कैसे लड्डू बनाना सिखाती हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखिए, घी गर्म होते ही इसमें डाल दिया जाता है आटा। आटे के साथ में ना थोड़ा सा बेसन डाला जाता है। अभी ये भुन गया ना, अब इसमें पिसी हुई चीनी डाल दो। और ये इलायची मैंने कूट कर डाली है। लेकिन बहू, ये चीनी तुझे कम नहीं लग रही? इतनी सी चीनी में ये लड्डू मीठे नहीं हो पाएंगे। मौसी जी, मुझे ना इन सब की प्रैक्टिस है। मुझे अच्छी तरह पता है कि कितनी मात्रा में कौन सी चीज डलती है। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो। आप एक बार ये लड्डू खाएंगी तो खाती रह जाएंगी। बस एक बार ये थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर हम दोनों मिलकर लड्डू बनाएंगे। ये मैं कहाँ फंस गई? इससे अच्छा तो मैं लड्डू बनाकर लाती ही नहीं। एक तो इसे लड्डू बनाना आता नहीं, ऊपर से मुझे लड्डू बनाना सिखा रही है। और खुद का कॉन्फिडेंस तो देखो रे भाई, तौबा रे तौबा। आज के बाद कभी यहाँ पे कुछ बनाकर नहीं लाऊंगी। बेचारी मौसी जी खुशी के घर में कुछ भी बनाकर लाने से तौबा कर लेती हैं। ये लीजिए माँ जी, मैंने दुनिया के सबसे टेस्टी लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब आपको पता चलेगा कि टेस्टी लड्डू किसे कहते हैं। चलिए जल्दी से खाकर बताइए। सब जैसे ही खुशी के बनाए हुए लड्डू खाकर ट्राई करते हैं तो उन्हें उनका टेस्ट कुछ भी समझ नहीं आता।
बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने आटे को कुछ ज्यादा ही भून दिया है। बिल्कुल ना जला हुआ टेस्ट आ रहा है, और मीठा तो लगता है शायद तू भूल गई है ना। सही में मौसी जी ने इतने अच्छे लड्डू बनाए थे, पता नहीं तुमने उसके बाद ये लड्डू क्यों बना दिए। मुझे तो वही वाले लड्डू खाना है भाई, वही लड्डू दे दो। अरे मौसी जी की खुशी के लिए आप ऐसा मत कीजिए ना। मुझे पता है आपको मेरे हाथ के लड्डू ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मौसी जी को बुरा ना लगे इसलिए आप वो वाले लड्डू मांग रहे हो ना। देखिए मौसी जी का दिल रखने के लिए ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौसी जी मेरी बात को अच्छी तरह समझ गई हैं और उन्होंने मुझसे अच्छे से लड्डू बनाने सीख लिए हैं, इसलिए जब वो अगली बार आएंगी ना अच्छे वाले लड्डू लाएंगी। तब तक आप मेरे हाथ के यही लड्डू खा लीजिए। वाह भाई, क्या कॉन्फिडेंस है। अच्छा सरोज अब मैं चलती हूँ ना। अरे कहाँ चल दी है, अभी तो आप आई हो। आप 2 दिन रुकने वाली थी ना, अचानक इतनी रात को क्यों जा रही हो। वो ना जीतू ने मेरे लिए कैब बुक कर दी है तो मैं कैब से जा रही हूँ। घर पर कुछ ज़रूरी काम आ गया है इसलिए जाना पड़ रहा है। हाँ अगली बार आऊँगी तो कुछ दिन रहकर जाऊँगी। अरे इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो मुझे आपको और भी अच्छी सी चीज़ें बनानी सिखानी थी। अगली बार बहू अगली बार। खुशी की बात सुनकर मौसी जी अपना बैग उठाकर इतनी फुर्ती से भाग गई कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ दिन बाद माँ आज बुआ जी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर इनवाइट किया। बोल रही थी कि राजेश की शादी के बाद तुम एक बार भी नहीं आए। बेटा चले तो हम जाएंगे, लेकिन मुझे ना खुशी का डर लग रहा है। वहाँ पर बहू हमारे लिए खाना बनाएगी और अगर इसने उसके खाने में भी कमी निकाल दी तो जैसे तेरी मौसी जी के सामने इसने हमारी बेइज्जती करवाई थी वैसे ही वहाँ पर भी हमारी बेइज्जती करवाएगी। ये डर तो मुझे भी है माँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं एक बार उसे समझा दूंगा कि वो ऐसा ना करे। क्या किसे समझा दोगे, क्या हुआ। अरे ये यही थी क्या। मैं ये कह रहा था कि आज ना मुझे बुआ जी के यहाँ पर खाने के लिए बुलाया, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम रहने दो, तुम मत आना, ठीक है। अरे ऐसे कैसे, शादी के बाद एक बार भी हम बुआ जी के घर नहीं गए, और जब आज उन्होंने खुद बुलाया है तो मुझे तो उनके घर जाना ही चाहिए। और वैसे भी अभी राजेश भैया की शादी हुई है तो उनकी वाइफ कैसा खाना बनाती है मुझे ये भी तो देखना है ना। अगर उसने अच्छा खाना नहीं बनाया होगा तो मैं उसे बनाना सिखा दूंगी। नहीं 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 नहीं, देखो तुम्हें हमारे साथ आना है तो आ जाओ, लेकिन वहाँ पर जाकर अपना ये खाना पुराण मत शुरू कर देना प्लीज़। भाभी ने जैसा भी खाना बनाया है वो चुपचाप खा लेना, और अगर नहीं खाना हुआ तो वहाँ चुपचाप बैठे रहना, लेकिन प्लीज़ कुछ मत करना, चुप रहना। हाँ अच्छा ठीक है। अब ऐसी आदत वाला कहाँ अपनी आदत सुधार सकता है। खुशी उनके सामने तो बोल देती है कि वो बुआ जी के घर पर जाकर खाने के बारे में कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जैसे ही खाना सर्व होता है। वैसे मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बना लेती है, लेकिन आज तो उसने अपने हाथ के स्पेशल राजमा चावल बनाए हैं, और भाभी को खीर पसंद है तो मैंने खास आपके लिए खीर भी बनवाई है। आप सबको खाना पसंद तो आया ना। अरे खाना पसंद क्यों नहीं आएगा, जब बहू ने इतने प्यार से हमारे लिए खाना बनाया है तो उसका स्वाद तो अच्छा ही होगा। भाई मुझे तो राजमा चावल और खीर दोनों ही बहुत अच्छे लगे। हाँ भाभी, खाना तो आपने सच में बहुत अच्छा बनाया है, एकदम बढ़िया। अरे क्या बढ़िया, आप लोग ना ऐसे ही खामखा में किसी की भी तारीफ करने लग जाते हो। सच बोलूं मुझे ना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मज़ा ही नहीं आया। ये राजमा चावल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे इनके अंदर कोई मसाला ही नहीं है, और खीर बस उबले हुए चावल में दूध और चीनी मिलाकर रख दी थी। देखो मैं समझ सकती हूँ कि अच्छा खाना बनाना हर किसी को नहीं आता, लेकिन तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से खाना बनाना सिखा दूंगी। क्या। अरे अरे भाभी तो सीरियस हो गई। अरे भाभी टेंशन मत लो, ये खुशी ना सबके साथ इसी तरह मजाक करती है। अच्छा अच्छा। अरे लेकिन, अरे क्या लेकिन लेकिन बहू अब और कितना मजाक करेगी। खाना खाकर बहुत मजा आ गया पिंकी बहू। अच्छा जी अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं, अभी तो आप लोगों ने खाना भी अच्छे से नहीं खाया। अरे चले जाने दो ना बुआ जी, वरना ये फिर से यहाँ पे सबको अपनी कुकिंग क्लास देने शुरू कर देगी। मौसी जी के सामने तो पहले ही बेइज्जती हो चुकी है, अब ये आपके सामने भी हमारी बेइज्जती करवाना चाहती है। अरे बेटा क्या हो गया तुझे, मैं कहती हूँ थोड़ी देर तो रुक जाइए। थोड़ी देर, आप सुबह का नाश्ता करके चले जाना। पिंकी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है। हाँ जी आप लोग रुक जाइए, मैं सुबह आपके लिए आलू के पराठे बना दूंगी। विपुल भैया आपके ऑफिस का लंच भी मैं ही रेडी कर दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे नहीं बेटा, अगर हम यहाँ पर रुके तो तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ
अरे नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। आजकल हमारे मोहल्ले में ना चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए घर को रात को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं वही कह रही थी, अगर हम यहाँ पर रुके तो हमें भारी पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप लोग जाइए, लेकिन अगली बार आपको रुकना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल जी, लेकिन अगली बार तो इसे साथ में लेकर बिल्कुल नहीं आएंगे। घर आने के बाद मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग वहां से बहाना बनाकर क्यों आ गए। बुआ जी हमें रुकने के लिए कह तो रही थी। अगर आप लोग वहां पर रुक जाते ना तो मैं पिंकी को अच्छे तरीके से खाना बनाना सिखा देती। आपने उससे दुनिया की सबसे अच्छी कुक से खाना बनाना सीखने का मौका छीन लिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब दोबारा उससे मिलूंगी तो उसे खाना बनाना जरूर सिखाऊंगी। उसके हाथ के खाने में कोई स्वाद ही नहीं था। विपुल अपनी बीवी को देखता ही रह जाता है, लेकिन बेचारे को समझ में नहीं आता कि उसे जवाब दे तो क्या दे। कुछ दिन बाद, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। आज हमारी एनिवर्सरी है तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें डिनर पर लेकर चलूँ। यहाँ पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चले वहाँ? अरे लेकिन जब मैं घर पर इतना अच्छा खाना बना लेती हूँ तो आपको बाहर जाकर रेस्टोरेंट से खाना खाने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, बस आधे घंटे में आपका फेवरेट खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। अरे तुम तो मेरे लिए रोज ही खाना बनाती हो, आज एनिवर्सरी है, मैंने सोचा तुम्हें भी खाना बनाने से थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। मैंने उस रेस्टोरेंट का खाना ट्राई किया, सच में बहुत अच्छा है, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। तुम चलकर रेडी हो जाओ, मैं माँ को बताता हूँ। ओके बेटा, तू क्यों खामखा अपने सर पर आफत मोल ले रहा है? तुझे पता है ना, ये जब भी किसी के हाथ का खाना खाती है तो उसे खाना बनाना सिखाने में बैठ जाती है। अगर इसने वहां पर भी ऐसा कुछ किया तो सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे माँ, वहाँ पर तो खाना बनाने के लिए बड़े बड़े शेफ हैं, उनके सामने क्या बोल पाएगी? मुझे नहीं लगता कि खुशी रेस्टोरेंट में जाकर ऐसा करेगी। जिसका डर था, खुशी रेस्टोरेंट में भी वैसा ही करती है। माँ बेटा खुशी की इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे। माँ, अगर इसकी ये आदत नहीं सुधरी तो हम तो इसे कहीं पर भी नहीं ले जा सकते। जहाँ भी जाती है हमारी बेइज्जती करवा देती है। इसकी आदत कैसे सुधारें? आइडिया, हम इसे बेस्ट शेफ के कंपटीशन पे भेजते हैं, और खाना तो ये जैसा बनाती है वो हमें पता ही है। वहां पर जाकर सबके सामने इसे अपने खाने की असलियत पता चलेगी ना, उस दिन के बाद अपने आप ही ये आदत छोड़ देगी। अरे वाह माँ, क्या आइडिया निकाला है। जब सबके सामने इसके खाने की बेइज्जती होगी तब इसे समझ में आएगी कि दूसरों के बनाए हुए खाने में कमियां नहीं निकालते। विपुल खुशी से बिना पूछे ही खुशी के कंपटीशन का फॉर्म फिल कर देता है और अगले हफ्ते उसे कंपटीशन में लेकर जाता है। मैं नहीं मानती, ये क्या बेटा, ये कैसे हो गया बेटा? पहले जहाँ खुशी का खाना बनाने का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था, अब बेस्ट शेफ का कंपटीशन जीतने के बाद उसका ये कॉन्फिडेंस 7वें आसमान से भी ऊपर जा चुका था। मेहुल, शादी के बाद जो मेरे घर से सामान आया था वो मैं कहाँ रखवाऊँ? इस घर में तो मुझे कोई जगह ही समझ में नहीं आ रही। इशिता की बात सुनकर उसकी सास उसके पास जाती है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, देख बेटा तेरी नई नई शादी हुई है ना, तो इसलिए तू अपने मायके से आया हुआ सामान ना इस घर में सजा दे। लेकिन मम्मी जी, जो बाकी का सामान है वो कहाँ जाएगा? अरे बेटा तू चिंता मत कर, रसोई कितनी बड़ी है, मैं अपना बाकी का सामान ना रसोई में शिफ्ट कर लेती हूँ, तू अपना सामान मेरे कमरे में रख ले। अब इतनी बड़ी कमरे जितनी रसोई, किसी काम तो आए भला। इशिता के घर से आया हुआ सामान रखने के लिए जगह बनाने के लिए इशिता की सास अपनी पुरानी अलमारी और सिंगल बेड लाकर रसोई में रख देती है। ये सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन अब मैं खाना कहाँ लगाऊं? डाइनिंग टेबल तो किचन में है ही नहीं। अरे बहू तू चिंता क्यों कर रही है, घर में ना थोड़ी जगह बनाने के लिए मैंने डाइनिंग टेबल तेरी शादी से पहले ही बेच दिया था। है तो फिर सब खाना कैसे खाएंगे मम्मी जी? अरे वो सेंटर टेबल है ना, तू ऐसा कर सारा खाना ड्राइंग रूम में ले आ और वहीं सेंटर टेबल लगा दे। हम सब तो खाना सोफे पर बैठकर ही खा लिया करेंगे। अरे क्या जरूरत है डाइनिंग टेबल और सोफा अलग अलग रखने की? जब घर में जगह थोड़ी कम हो ना तो कम में गुजारा कर लेना चाहिए, जैसा कि उसकी सास ने कहा था। इशिता सबके लिए ड्राइंग रूम में खाना लगाने लगती है, बार बार किचन में जाकर थाली में खाना लगाना और फिर उसे सेंटर टेबल पर लाकर रखना इशिता को बड़ा उलझन का काम नजर आ रहा था। इसीलिए इस झंझट से बचने के लिए कुछ दिन बाद वो खाना बनाने के बाद कुकर, कढ़ाई और बर्तन लेकर सब कुछ लाकर वहीं पे सेंटर टेबल पर रखना शुरू कर देती है। माँ जी आइए,
सब लोग खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन ये तूने क्या किया? पूरे हॉल को किचन बना दिया। पूरे ड्राइंग रूम में बर्तन ही बर्तन नजर आ रहे हैं। हम लोग बैठेंगे कहाँ? आप सोफे पर बैठिए ना, बर्तनों पर ध्यान मत दीजिए माँ जी। वो क्या है ना, बार बार रसोई में जाकर कभी कटोरी, कभी चम्मच, कभी ग्लास, कुछ ना कुछ लाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मेरी बहुत दौड़ भाग हो रही थी। तो मैंने सोचा खाना बनाने के बाद सब कुछ एक ही बार में लाकर यहाँ ड्राइंग रूम में रख देती हूँ, ताकि सबको सुकून से खाना खिला सकूं। हालांकि ये बात उसकी सास को पसंद नहीं आती, लेकिन वो समझती थी घर थोड़ा छोटा है, इसलिए बहू को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। जब से इशिता ने अपना सामान रसोई में रखा था, तब से इशिता को बर्तन और बाकी का सामान रखने में भी रसोई में दिक्कत आने लगी। इशिता सबका खाना लगा रही थी कि तभी श्वेता इशिता से कहती है, अरे बेटा देखो तो ऐसा लग रहा है बाहर बारिश होने लगी है, जाओ जरा छत से कपड़े उतार लो। सास की बात सुनकर बहू इशिता सबको खाना निकाल कर देने के बाद छत पर जाकर कपड़े उतारने लगती है। अचानक ही दरवाजे पर घंटी बजती है। अरे बहन जी, यहाँ से गुजरने लगे थे, अचानक बारिश होने लगी तो याद आया कि आपका घर तो इसी सोसाइटी में है। सोचा जब तक बारिश रुके तब तक आपके यहाँ बैठ लेती हूँ। अरे बहुत अच्छा सोचा बहन जी, आइए आइए बैठिए। अरे बहन जी, बैठूंगी तो तब ना जब आपके कमरे में बैठने की जगह होगी। चारों तरफ बर्तन, खाना, कढ़ाई, कुकर। क्या बात है, आजकल आप लोग खाना यहाँ ड्राइंग रूम में बनाने लगे हैं क्या? रसोई किराए पर दे दी है क्या किसी को? सहेली का पता। श्वेता बहुत अच्छे से समझ रही थी। थोड़ा हंसते हुए श्वेता अपनी सहेली को जवाब देती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बहू खाना परोसी रही थी कि अचानक बारिश आ गई और वो कपड़े उतारने गई और बर्तन यहीं छोड़ गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद श्वेता अपनी बहू को बुलाती है। बहू, इस तरह पूरे ड्राइंग रूम में बर्तन, कुकर, कढ़ाई फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। देखा तूने, आज अचानक मेहमान आ गए और उनके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मम्मी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रसोई में अलमारी और बेड रखने के बजाय आपको वहाँ पर रखने के लिए डाइनिंग टेबल खरीदना चाहिए था ना, ताकि सब लोग आराम से बैठकर वहाँ खाना खा सकें। और ड्राइंग रूम मेहमानों के बैठने के लिए खाली रखा जा सकता है। अच्छा, एक तो मैंने तेरा सामान रखने के लिए इतने वर्षों पहले इतना प्यार से खरीदा हुआ सामान हटाकर रसोई में रख दिया, ऊपर से तू मुझे बातें सुना रही है। अब तू क्या चाहती है कि मैं अपनी 30 साल पुरानी अलमारी, अपनी शादी का बेड उठाकर ये सब कुछ बाहर फेंक दूं? दोनों सास बहू में बहस हो रही थी कि तभी मेहुल की बुआ वहां आ जाती है। पहले तो वो अपना सर पकड़ लेती है, लेकिन फिर वो देखती है कि दोनों सास बहू झगड़ने में व्यस्त है। उन्हें झगड़ते हुए देखकर बुआ उनसे झगड़ने का कारण पूछती है। दोनों सास बहू अपनी अपनी समस्या बुआ जी को सुनाने लगती हैं। देखो भाभी, आपकी बात भी सही है, लेकिन बहू भी कुछ गलत नहीं कह रही। अरे भाई, सेंटर टेबल में खाना लगवा के खाओगे तो मेहमानों को बैठने की जगह कहाँ बचेगी? अरे भाई, घर का हुलिया बिगाड़ने से तो अच्छा है कि आप लोग छत पर एक कमरा बनवा लेते, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बुआ की बात सुनकर दोनों सास बहू के चेहरे पर चमक आ जाती है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हैं जीजी आप। अगर मेहुल के पापा पैसे नहीं भी देंगे ना, तो फिर भी मैंने अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। उन्हीं पैसों से कमरा बनवा लूंगी ऊपर। लेकिन अब इस कलेश की जड़ को खत्म करना ही होगा। ऊपर के कमरे में अपना सारा सामान रखवा दूंगी और फिर इस रसोई के लिए बढ़िया सी डाइनिंग टेबल खरीदूंगी, जिस पर बैठकर हम आराम से खाना खाएंगे। कुछ ही दिन बाद श्वेता ऊपर के फ्लोर पर एक कमरा बनवा लेती है, जिसके बाद उनकी सारी समस्या खत्म हो जाती है।